चलिए, तो हम अब आने वाले हैं हमारे 10th चैप्टर के ऊपर, जहां हम बात करेंगे ट्रेडर्स की, किंग्स की और पिलग्रिम्स की। पिलग्रिम्स का मतलब यह होता है जो वर्शिप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। मान के चलिए आप अपने घर से वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो आपको भी पिलग्रिम्स माना जाएगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड रूट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रास्ते पे व्यापार होता था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें यहां आपको समझ में आने वाली है कि बहुत सारी साइट्स से हमें यह पता चलता है कि कहां की ट्रेड रूट्स थी, कहां पे, चाहे आप नॉर्थ की बात करें, वेस्ट की बात करें, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में हमें यह पता चलता है कि बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी, जिसमें आप देखेंगे कि हमने बात की है तक्षशिला से कैसे आप वेस्ट पूरे सेंट्रल इंडिया से जुड़ जाते थे। यह आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप देखने वाले हैं साउथ इंडिया से इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थी, पोर्ट्स थे। फिर क्या ट्रेड होता था यह भी हमें समझ में आने वाला है। यहाँ पे हम गोल्ड की बात करने वाले हैं और फिर हम आपसे बात करने वाले हैं स्पाइसेस की। साइट्स में आपको एक और चीज जो मिलती है वो मिलते हैं बर्तन, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स की हम बात करने वाले हैं। यूटेंसिल्स में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आपसे नॉर्थ, जो आपके ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स थे, आपके ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एज का एक डिफरेंस होता है। मैंने आपसे ग्रे वेयर्स की बात की, उसके पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पे मैंने क्ले से बनाए हुए बर्तनों की बात की। यहां पर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स की बात करूंगा मैं। जो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए क्या क्या था, पेपर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वास्को डी गामा आया और वो पूरी कहानी चली। रोमन एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको वो सोना कहते थे, काला सोना। और जो ट्रेडिंग होगी वहां पे शिप्स और कैरावान्स, आपके अगर जमीन से आप जाएंगे तो कैरावान्स या कार्ट्स को लेके जाएंगे, और अगर आप वाटर से जाएंगे या फिर सी से जाने वाले हैं तो आपको शिप्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है। साउथ इंडिया में बहुत से रोमन कॉइन्स मिले, इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो ट्रेड था वो रोमन से चल रहा था। उस समय हमें रोमन से ट्रेडिंग करते थे। साथ में संगम लिटरेचर की जो पोएम्स है उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात की गई है। बात की गई है कि किस तरीके से हमारा रोमन से ट्रेड चल रहा था, इसकी पोएम्स में डिस्कशन है। सी रूट्स का भी डिस्कशन है। मैंने आपको थोड़े स्लाइड्स पहले बताया था किस तरीके की जो सी रूट्स थी, जिसमें हमें राकेश ने बताया कि सुंडा स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी होकर बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी। अब एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जहां पर भी ये कोस्टल एरियाज होंगे वहां पर भी किंगडम्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे और वहां पर भी कंट्रोल एस्टैब्लिश होगा। या फिर कहीं भी ट्रेड एरियाज हैं, मान के चलिए अगर लैंड एरिया में भी ट्रेडिंग हो रही है तो वहां पे भी आप देखने वाले ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्सेस लगाए जाएंगे और ये फायदे का सौदा होगा, इसीलिए यहाँ पर भी किंगडम्स एस्टैब्लिश होंगे। और इसमें आप जो बेसिक फिनोमेना हमारे मानसून का है वो काम, जो ट्रेडर्स थे वो मानसून विंड्स का यूज करते थे। आप देखिए किस तरीके से आपकी जो वेस्टर्न विंड्स है, जब मानसून आता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो विंड्स है वो आपकी साउथ की तरफ से आ रही हैं, साउथ से आपकी विंड्स ब्लो करती हैं और साउथ वेस्ट के एरिया में आपकी विंड्स फ्लो करेंगी, और बाद में उसका जब रिवर्सल होता है तो वो आपकी नीचे से आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो इस तरीके से जो रिवर्सल होता था मानसून में विंड्स का, उसका भी यूज किया जाता था, और इन विंड्स का यूज करके आप ट्रेड में बड़े बड़े जहाजों को आप शिफ्ट करते थे, क्योंकि वहां पे जो जहाज थे उनकी डिजाइन पर्टिकुलरली ऐसी थी जिसमें कोई मोटर तो लगी नहीं रहती थी, उसमें ऐसे कपड़ा होता था और उसी कपड़े को शिफ्ट करके वो अपना डायरेक्शन चेंज करते थे। फिर हम बात करें जो नए नए किंगडम्स आए कोस्टल एरियाज में उनका, तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक एम्पायर आएगा, चोला पर्टिकुलरली आने लगे, इनने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कोस्टल बिजनेस चालू किया। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखिए चिराज आएंगे, चिराज ने भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सातवाहनास भी थे, सातवाहनास ने एम्पायर चालू करे अपने, और ट्रेड से बहुत ज्यादा एम्पायर में स्ट्रेंथ आई, क्योंकि ट्रेड जो है आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हेल्प करता है। जो आपका टैक्स है वो ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू जो है आपको ज्यादा मिलने वाला है। आगे हम मिडिवल पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे जिस तरीके से विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर जो है उन्होंने कैसे ट्रेड की वजह से ही अपनी इतनी बड़ी एम्पायर एस्टैब्लिश की। उसके बाद आप देखने वाले जो सोर्सेज थे वो भी बहुत ज्यादा है। चाहे आप रिवर वैली की बात करें तो ये फर्टाइल सोर्स है, इससे भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हिल्स और प्लेटो है, वहां से भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कोस्टलाइन काफी बड़ी थी साउथ इंडिया की, आप देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वहां से काफी बड़ी कोस्टलाइन होने की वजह से ये ट्रेड को काफी कंट्रोल कर सकते थे, और इसने जो वहां के राजा है उसको पावरफुल बना दिया और अमीर बना दिया। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, एक लैंड के बारे में बात होती है, मोवेंडर, जहां पे 3 राजा थे, 3 राजाओं की बात होती है। संगम पोएम में इस चीज की चर्चा की गई है, 3 किंग्स की बात की गई है, उस जगह को आप मोवेंदर कहते हैं। और यहां पर जो मोवेंदर है उसका सही मतलब भी यही है कि 3 चीफ्स, जहां पर बात की गई चोला, चेरास एंड पांड्यास की।
जो मैंने आपको टाइमलाइन पे भी बताया था कि 200 से 200 साल तक ये यहाँ पर राज करते हैं, 200 बीसी से 200 एडी तक। और उसके बाद फाइनली आप देखें किस तरीके से पल्लव और चालुक्यास आ जाने वाले हैं, और ये लगभग 2300 ईयर्स अगो ये काफी पावरफुल हो गए थे आपके साउथ इंडिया में, जहां मैंने अरकमेडू के बारे में आपको, जो आज का पौंडीचेरी है, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और वहां से रोमन्स तक का बिजनेस चल रहा था। साथ में एक और ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कोस्ट पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जिसका नाम पुहर है, जो चोलास के कंट्रोल में था। उसके बाद आप देखिए जो मदुरई है वो जो है पांड्यास का कैपिटल था। इस तरीके से इंपॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, काफी पैसे कमा रही थी पोर्ट्स होने की वजह से या फिर इंपॉर्टेंट साइट्स होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीफ्स थे वो क्या करते थे, या तो वो डिमांड करते थे या फिर वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स, जो भी लोग हैं उनसे उनको गिफ्ट मिलते थे। साथ में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसके लिए वो ट्रिब्यूट्स पे डिपेंड करते थे, उनको आसपास के इलाकों से ट्रिब्यूट्स जो मिलते थे उससे उनका मिलिट्री का खर्चा चलता था। इसके बाद आप देखने वाले हैं जो भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं और सोल्जर्स हैं, पोएट्स हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स देयर सपोर्टर्स। ये जो आपको ट्रिब्यूट मिला इसको बांट दिया जाएगा फैमिली में, सोल्जर्स में और पोएट्स में। इन तीनों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये पैसा बांट दिया जाता था। पोएट्स जो थे संगम लिटरेचर के, उन्होंने काफी डिस्कशन किए इन चीजों के बारे में, और उसके साथ मिलता था अवार्ड में दिए जाते थे इनको पत्थर काफी महंगे महंगे, सोना, घोड़े, हाथी, ये तमाम चीजें इनको गिफ्ट में दी जाती थी इन पोएट्स को, क्योंकि ये ऐसी चीजें लिखते थे जिससे पर्टिकुलर किंग के बारे में काफी तारीफें हों। अब हम बात करें सात बहना के बारे में, जिसमें बहुत ही पॉपुलर जो किंग थे उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में ये एपेक्स पे पहुंच जाती है, सतकर्णी सात बहना जो पावर है ये एपेक्स पे पहुंच जाती है, इसीलिए इनको कहने लगते हैं दक्षिण पथ का राजा है, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। और इनने इतना ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था दक्षिण पथ में कि इनके आगे किसी की नहीं चलती थी, काफी ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुके थे। जो इंपॉर्टेंट रूट्स थी जो साउथ को कनेक्ट करती थी उनके बीच में इनका किंगडम पड़ता था, जिसकी वजह से इनको काफी रेवेन्यू मिलता था। और ये पूरा जो रेवेन्यू है ये काफी जगह पे यूज होता था, और इसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और आर्मी स्ट्रेंथ भी इनकी बढ़ गई। और ये जो दक्षिण पथ है इसका अर्थ ही है, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो जो साउथ का पूरा एरिया है वो कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि ये ऐसी जगह, जो डेक्कन है यही चोकिंग पॉइंट है आपका। यहाँ पे अगर आप रूल कर रहे हैं तो नीचे का कंट्रोल और ऊपर का कंट्रोल आप यहाँ से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं अपने कंट्रोल को। जो आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दी गई है सिल्क की कहानी, जो सिल्क है उसकी कहानी दी गई। तो सिल्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग 7000 साल पहले चाइना में डेवलप हुआ था, और इसको काफी सालों तक सीक्रेट बना के रखा गया। जो चाइना के राजा थे उन्होंने ईरान और आसपास के राजाओं को जो गिफ्ट दिया उससे पता चला कि सिल्क जैसी कोई चीज होती है। धीरे धीरे इसकी ट्रेड बढ़ती है। रोम में इसको पहनना बहुत बड़ा शौक माना जाता था, बहुत ही महंगे होते थे इसके कपड़े, तो बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जब रोम में इसकी मांग बढ़ी तो आप देखेंगे कि वो उसको ट्रेड करने लगे, वो बेचने लगे। और वहां पे जो कुशान एम्पायर है वो कंट्रोल करता था इस रूट को, जो नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करता था, कि नॉर्थ वेस्ट या फिर आपकी जो सेंट्रल एशिया है उससे होकर जाना पड़ेगा आपको यूरोप के लिए। और वो पूरी रूट को कुशान कंट्रोल करते थे, तो कुशान उसके लिए काफी ज्यादा पैसे वसूला करते थे, और पैसे देते भी थे क्योंकि उनको पता था वहां के जो रूलर्स हैं वो उनको पैसे दे देंगे। और इस वजह से काफी ज्यादा पैसे कमाए, काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया कुशानास के द्वारा, क्योंकि उन्होंने वो चोकिंग पॉइंट पे कंट्रोल जमा लिया था जहां से सेंट्रल एशिया कनेक्ट करता था यूरोप को। और यहीं से पूरी कहानी चालू होती है आपकी, कि सिल्क रूट जो डेवलप हुई वो डेवलप इसीलिए होती क्योंकि यूरोप के लोगों को सिल्क बहुत पसंद था, और सिल्क बनता था चाइना और आसपास के इलाके में, तो यहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो सिल्क को लेके जा रहे हैं आप, तो वो बन गई आपकी सिल्क रूट। यहां से आप समझ सकते हैं, मैं फिगर आपको फिर से दिखा रहा हूं। यहां से आप देखिए चाइना से, यहां से आपके ये कलकत्ता, और यहां से ये चाइना, ये पूरी रूट जो है ये पूरी यहां से आपकी चलती जाएगी, और ये फाइनली यहां पर आके, यहां से भी अगर सिल्क या कुछ भी डेवलप हो रहा है, ये चोकिंग पॉइंट है उसका, और ये पूरे एरिया यहाँ पे भी कंट्रोल था। यहाँ के कंट्रोल से ये कोशिश करते थे कि यहाँ अगर आपको जाना है, यूरोप में जाना है, तो आपको यहाँ पे टैक्सेस देने पड़ेंगे, और यहाँ पे आप जब टैक्सेस देंगे तब जाके आप यूरोप में अपना माल बेच सकते हैं। तो इस तरीके से कुशानास कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को। अब कुशानस के बारे में हम और चीजें समझे, तो ये लगभग 2000 साल पहले रूल करते थे सेंट्रल एशिया और इंडिया के आसपास के इलाकों में। कनिष्क जो है काफी इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है कुशानस का। अब मैं आपको टाइमलाइन पे बता दूं, यहां पर कुशानस है 2000 ईयर, मतलब यहां पर लगभग बर्थ ऑफ क्राइस्ट के आसपास की बात होगी, और 100 AD के आने तक, मतलब 100 साल बाद काफी इंपॉर्टेंट किंग बन जाते हैं आपके कनिष्क कुशाना रूलर्स के। और यहीं पे आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका भी डिस्कशन किया गया है।
कुशानस के टाइम पे आप देखेंगे गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं जो बताते हैं कि हाँ उस टाइम पे काफी प्रॉस्परस रही होगी इनकी सिचुएशन। और इनका जो पावर सेंटर था वो पेशावर, जो आज के समय में आपका पाकिस्तान में है, और मथुरा, ये दो इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स थे। मथुरा में मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया इंपॉर्टेंट सिटीज में कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें देखने मिली यहाँ पर, चाहे आप कॉइन्स की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, स्टैचूज हैं, स्टोन हैं और स्लैब्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मथुरा में देखने मिलेंगी। आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर जो आपकी इंडस रिवर है उसके माउथ के पास में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी जहां से आपको शिपमेंट्स पहुंचते थे रोम के लिए। तो रोम के लिए जो शिपमेंट्स पहुंचने वाले हैं उसमें भी इंडस रिवर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल था और वो भी कुशानस के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। अब मैं आपको बता रहा था कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। बुद्धिस्ट काउंसिल में ने स्कॉलर्स को बुलाया जिनने डिस्कशंस किए, और डिस्कशंस के समय में जो हेड की गई थी काउंसिल वो अश्व घोष के द्वारा हेड की गई थी, जिनने कोर्ट में ही पोएम्स लिखी। जो पोएट थे उस कोर्ट में, साथ में आप ये देखने वाले हैं कि जो बुद्धिस्ट बायोग्राफीज वगैरह हैं जिसको हम कहते हैं बोध चरित्र, वो भी लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमें समझने कनिष्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। आगे हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म में। शुरुआत में जो बुद्धिज्म था उसमें सिर्फ बुद्धा के जो सिंबल्स हैं उनकी पूजा की जाती थी, सिर्फ सिंबल्स की बात की जाएगी, सिर्फ सिंबल की पूजा की जाएगी। लेकिन बाद में आगे आते हुए बुद्धा को एज ह्यूमन फॉर्म आप पूजने लगेंगे। बुद्धा की जो पूजा है वो ह्यूमन फॉर्म में होने लगेगी और उस प्रैक्टिस को आप कहते हैं बोधिसत्व। और बोधिसत्व जो है ये प्रैक्टिस आती है आपकी महायान बुद्धिज्म में, और महायान बुद्धिज्म से शुरू हो जाता है आपका बोधिसत्व की प्रैक्टिसेस, जिसमें आप बुद्धा को प्रे करते हैं या प्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। और यहां से आपको समझ में आएगा कि दो तरीके के बाइफर्गेशंस हो गए बुद्धिज्म में, एक आपका हीनयान हो गया और एक हो गया महायान। महायान, यान का मतलब होता है व्हीकल, तो महा मतलब बिग व्हीकल और हीनयान मतलब स्मॉल व्हीकल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये दो डिफरेंसेस आ गए। आपको यहां तक क्लियर हुआ? साथ में आप ये देखेंगे जो बुद्धिज्म है ये आपके अलग अलग जगहों पे, सेंट्रल एशिया की बात करें, चाइना, कोरिया, जापान, ये सारी जगहों पे फैलने लगेगा, जहां पर बात की जाएगी आइसोलेशन और पीस की, जहां पर शांति की बात की जाएगी, जहां पर बुद्धा के मैसेज की बात की जाएगी। साथ में हम स्कल्पचर्स की बात करें तो मथुरा और गांधार दो तरीके की स्कूल्स डेवलप हुई जिनमें बुद्धा के जो स्कल्पचर्स बनाए गए, स्टैचूज बनाए गए। कहीं पे आप ये देखेंगे तो ये जो आपके पीछे का हेलो है ये बहुत ज्यादा डिफाइंड होगा, बहुत ज्यादा डिजाइंड होगा, वेल डिजाइंड होगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर जो उनकी बॉडी बनाई जाएगी गांधारा स्टाइल में पर्टिकुलरली वो रिजेंबल करेगी अपोलो से, जो ग्रीक गॉड अपोलो है उनसे रिजेंबल करेगी और फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है मथुरा आर्ट में हाफ ओपन आईज है और ये मेडिटेट कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें दिखाई गई है। और ये हम आगे आने वाले जो आर्ट एंड कल्चर की हमारी बुक है फाइन आर्ट्स है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम पर्टिकुलरली इन स्कूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक अमरावती स्कूल है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके साथ आप देखेंगे जो बुद्धिज्म है वो आपके ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह फैलता है। आज आप देखें अफगानिस्तान के आसपास भी, बामियान में भी, वहां पे भी बुद्धा केव्स देखे गए हैं। तो बुद्धा जो है वो केव्स बहुत सारे बनाए गए। एक्सपेंशन जो ईस्ट और वेस्ट में हो उसकी वजह से बहुत सारे हिल्स में बहुत सारे केव्स बने जो मॉन्क्स के रहने की व्यवस्था बनाई गई थी, और जिसमें पर्टिकुलर जो काम था वो था राजा और रानी जो कोशिश करते थे, या फिर आपके मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ये उन जगहों को दे देते थे केव्स बनाने के लिए। और ये जो वेस्टर्न घाट में भी आपको मिलेंगे, जो पासेज हैं उनके पास में भी आपको देखने मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में। इस तरीके की चीजें बहुत जगह मिलेंगी। मैं बमियान के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पे भी बुद्धा का स्टैचू था जो आपके तालिबान के लोगों ने उसको तोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाली जगह है, जैसे आपके डेक्कन की जो सिटी है वहां से आपको निकलना पड़ेगा अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, उनको भी कंट्रोल किया जाता था, इन्हीं पासेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। साथ में जो आपके ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की जाती थी। बुद्धिज्म जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड, इन सारी जगहों पे भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म पहुंचने वाला है। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो बुद्धिज्म में जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसको आप कहते हैं थेरावाडा बुद्धिज्म, जिसका पर्टिकुलर मतलब होता है टीचर। बुद्धा एज ए टीचर प्रे किया जाता है, बुद्धा को एज ए टीचर बुद्धा को माना जाता है, इसीलिए उसको आप थेरावाडा कहते हैं। और पर्टिकुलरली श्रीलंका और आसपास के इलाके में ये थेरावाडा बुद्धिज्म ही प्रैक्टिस किया जाता है। बुद्धा को आप फिजिकल फॉर्म में नहीं, एज ए टीचर आप उनकी प्रेयर करते हैं, उनको पूछते हैं, और ये काफी पॉपुलर है इन सारे इलाकों में। अब आगे हम बात करते हैं अब पिलग्रिमेज के लिए किस तरीके से क्वेस्ट चालू हुई। पिलग्रिम्स, मैंने आपको बताया अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भी आप एक पिलग्रिम ही हो गए। जो पीपल जो जर्नी करते थे होली प्लेसेस पहुंचने के लिए, द पीपल हु जर्नी टू विजिट होली प्लेसेस दे वर कॉल्ड पिलग्रिम्स।
अब ये क्या करते थे, अकेले नहीं जाके ये ट्रेडर्स के साथ हो जाते थे, क्योंकि ट्रेडर्स वहां पे जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप भी उनके साथ हो जाएंगे, तो आपको कंपनी भी मिल जाएगी, साथ में आपको रास्ता भी समझ में आ जाएगा। बहुत से बुद्धिस्ट जो आपके पिलग्रिम्स हैं वो आने वाले हैं यहाँ मोनेस्ट्रीज में और ऐसी जगहों पे जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे उसके बाद आप देखें वैशाली हो या फिर कौशाम्बी हो, ये सारी जगहों पे आने वाले हैं। सबसे पहले जो पिलग्रिम जो आए उनका नाम था फाहिन, उसके बाद जो आए उनका नाम था हुनसंग, और उसके बाद आई क्विंग। इनको मैं ऐसे याद रखता हूं, फा, ये एच भी पढ़ सकते हैं आप इसको, फा हीन। अब फाहिन में आप इसको एन को छोटा बना लें तो फा से आप समझ जाइए फाहिन, फिर उसके बाद हुनसंग, फिर उसके बाद आई क्विन। तो आप अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे फा हीन, तो आपको याद रह जाएगा कि पहले आपके फाहिन आने वाले, फिर हुनसंग आने वाले, फिर आई क्विन आने वाले हैं, या आई सिंग कहते हैं इनको। तो 3 लोग इस तरीके से लाइन से आएंगे, क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 400 एडी में कौन आएगा, फिर 600 एडी, फिर 650 एडी। इनका पर्टिकुलर काम था ये कि वो एडवेंचर करने आए हैं, साथ में ये बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको कलेक्ट करके वहां ले जाने वाले हैं और बुद्धिज्म लाइफस्टाइल के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर फाहिन जो है एडवेंचर्स के लिए आए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी जगह बात की गई किस तरीके से जो आपके हुनसांग है उनने रिटर्न किया, वो वापस पहुंचे चाइना, उनकी रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो बुद्धा की एक मूर्ति लेकर और जो सोने की बनी हुई थी और सैंडलवुड की बनी हुई थी वो लेकर जा रहे हैं। इस तरीके की ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। और 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो घोड़े पे लाद के वो ले जा रहे थे और जो ट्रांसलेट की थी उन्होंने चाइनीज में, इसके बारे में भी बताया गया है। और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारा समय काटा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहां पर उन्होंने बहुत सारा समय काटा और सीखा बुद्धा के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। भक्ति भी बैकग्राउंड में चल रही थी आपको, जैसे मैंने बताया हमेशा बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करेंगे, बैकग्राउंड में उपनिषद की भी बात करेंगे, फिर हमने बात की थी शंकराचार्य के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर डेटीज है उनको वर्शिप करना चालू कर दिया, जैसे शिवा है, विष्णु, दुर्गा। इन पर्टिकुलर डेटीज की भक्ति बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे चालू हो जाती है। आप देखने वाले जो आइडिया ऑफ भक्ति है वो भगवत गीता में दिया है, किस तरीके से कृष्ण और अर्जुन की जो चर्चा होती है और कृष्ण और जब अर्जुन को समझाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या कर्तव्य है आपका, वो सारी बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो भक्ति शब्द है ये संस्कृत से लिया है। संस्कृत में भज जो शब्द है जिसका मतलब होता है टू डिवाइन और टू शेयर, तो आप बांट रहे हैं उसको भज कहा जाता है। तो जब आप भजते हैं किसी को, आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर बात की गई जिसमें है 2 लोगों का इंटीमेट रिलेशन की बात है, चाहे वो भगवान का हो सकता है और आप समझिए यहाँ पर एक भक्त का और भगवान का रिलेशनशिप हो गया, गॉड एंड हिज फॉलोअर्स के लिए या फिर सब्जेक्ट के लिए या फिर उसके पीपल के लिए। तो इस तरीके से इस रिलेशन के बारे में बताया गया। भगवत गीता में भी यही चीज कही गई है और संस्कृत में भी यही चीज ही बताई गई है, जिसका मतलब होता है आप शेयर करने वाले हैं अपने जो भी एक रिलेशनशिप है उसको। अब यहां पर आप ये देखिए कि कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अगर भगवान से बात करनी तो उसके लिए आपको किसी पुजारी की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। ये चीज यहां पर बताएगी कि आपके लिए, आप और भगवान के बीच में, आपके भगवान और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया डिवोशन के ऊपर। आपको भक्ति करनी है उसके लिए आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं, रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, जो सैक्रिफाइसेस हैं उनकी करने की जरूरत नहीं है। तो सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिवोशन होना चाहिए इस चीज में। आपको मन से साफ होना चाहिए, मन आपके साफ होना ज्यादा जरूरी है। उससे ही आप सही तरीके से वर्शिप कर पाएंगे, उससे ही आप सही तरीके से भक्ति कर पाएंगे। सुंदर सुंदर इमेजेस आप देखेंगे, ह्यूमन की, लॉयन की, ट्री की, ये सारी सुंदर इमेजेस आप देखने वाले हैं। और स्पेशल होम बनाया जाएगा भगवान के लिए, एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी जिसको आप कहते हैं टेम्पल, मंदिर। भगवान के लिए एक जगह बनाई जाने वाली है जो हो जाएगा मंदिर। भक्ति होगी, मंदिर आना चालू हो जाएंगे, बहुत सारे मंदिर बनाए जाएंगे, बहुत सारी कविताएं लिखी जाएंगी, बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे। आर्किटेक्चर में भी काफी बदलाव आने वाला है और हम देखने वाले हैं मंदिर किस तरीके से बनाए जाएंगे। मंदिर में आप देखेंगे कि एक इस तरीके का एक सेक्शन होगा जो कि आपको बन जाता है गर्भगृह। यहाँ पे जो होगा इसको आप कहेंगे शिखर, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की नजर से, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका विदिशा में आपको ये देखने मिलेगा, विदिशा में ये चीज आपको देखने मिलेगी उदयगिरी केव्स में, किस तरीके से 12 अवतार में विष्णु भगवान जो पृथ्वी है उसको अपने दांतों में फंसाए। 12 अवतार बोर के अवतार में है और यहाँ वो अपने दांतों में अर्थ को फंसाए हुए हैं।
साथ में पुराण की भी बात होगी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, इस तरीके से ब्रह्मांड पुराण, बहुत सारी पुराणें आएंगी और यहाँ पर विमेन और शूद्रास इनको भी छूट मिलेगी पुराण पढ़ने की। आपने पहले देखा है कि जो वेदास है वो विमेन और शूद्रास नहीं पढ़ सकते थे, पर यहां आप देखेंगे यहां पर पुराण पढ़ सकते हैं। भक्ति के टाइम पे चर्चा की जाती है एक बहुत ही पॉपुलर पोएम की जो लिखी गई है अप्पर के द्वारा, जिसमें उन्होंने शिव को डिवोट की है। ये पोएम 1400 ईयर्स अगो की ये बात है। जो अप्पर थे उनके बारे में बताया गया कि ही वाज अ वेल्लार, जो एग्रीकल्चरल कास्ट होती है एक वेल्लार, उससे बिलोंग करते थे ये अप्पर। इन्होंने कहा है कि एक आदमी जिसको कोढ़ है, जिसके हाथ पैर गल रहे हैं, अगर, और उसके बाद आप देखें मैन हु रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण एंड इवन स्कैवेंजर, तो जो आदमी कचरा बीन रहा है, जो आदमी जो आप कहेंगे डेड बॉडीज को निकाल रहा है, स्कैवेंजर जो होते हैं जानवर मर जाते हैं तो उनको जब दफनाना पड़ता है, उनको उठा के कहीं ले जाना पड़ता है, वैसे लोग, या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी का नौकर है, अगर वो भी शिव की पूजा कर रहा है, उन शिव की पूजा कर रहा है जो गंगा को अपने बालों में रखे हैं, of him who shelters the Ganga in his long hairs, then I will worship that man also. जो शिव की पूजा कर रहा है मैं उसकी भी पूजा करूंगी या करूंगा, ये चीज बताई गई है अप्पर की इस कहानी में, इस पोएम में ये लिखा गया था भक्ति के समय। हिंदू की बात करें तो हमने, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में, या नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बात की थी कि किस तरीके से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा या फिर भारत पड़ा, ये सारे हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 1 में, आपको याद होगा। तो जो इंडस रिवर है उसको हम कहते हैं हिंदोस या फिर इंदोस, वहां से ये शब्द आता है हिंदू। जो लोग इंडस, जिसको हम हिंदोस भी कहते हैं, हिंदोस के ईस्ट में जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को आप कहते हैं हिंदू। तो यहां से आपका नेम डिराइव होने वाला है हिंदू, और पर्टिकुलर उनकी प्रैक्टिसेस होंगी, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर्टिकुलर होने वाली है। साथ में बात आती है क्रिश्चियनिटी की के 2000 साल पहले, अब आपको मैंने ये समझा दिया, यहाँ पर हम 2000 साल पहले बैठे हैं और यहाँ पर ये शून्य जो है जहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट होता है, यहाँ पर क्राइस्ट की बर्थ हो गई। जब क्राइस्ट के बर्थ होता है बेथलेहम में, जो कि रोमन एम्पायर के अंदर था और जेरूसलम में था, यहाँ से फिर उनकी टीचिंग्स की बात चालू होती है। वो किस तरीके से अपनी टीचिंग्स देते हैं, ही स्टार्ट स्प्रेडिंग लव, और फिर वहां से क्रिश्चियन जो है केरला में भी आते हैं, जिनको हम सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं, ये भी वेस्ट एशिया से इंडिया में आते हैं। तो यहां तक हमने पूरी चर्चा कर ली, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने क्रिश्चियनिटी की बात कर ली, भक्ति की भी बात की, हमने ट्रेडर्स की बात की, इंपॉर्टेंट सिटीज की भी बात की यहाँ पे। और बताइए और क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने स्कल्पचर्स की बात की, टेम्पल्स की बात की, कोस्टल जो हमारे किंग्स हैं उनकी बात की, चोला, चेरियास, पांड्यास, इन सब की हमने बात की। और बताइए और क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमारे लैंड का नाम इंडिया कैसे पड़ा, और हमारा जो हिंदू शब्द आया वो कहां से ड्राइव हुआ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया।